हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य में नई कविता से संबंधित एक वीडियो, जो आप लोगों की यूजीसी नेट वगैरह के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, इन परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी नई कविता की परिभाषा के बारे में, नई कविता के प्रमुख कवियों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसका स्वरूप एवं प्रवृत्तियों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रारंभ करते हैं नई कविता का स्वरूप एवं प्रवृत्तियां। देखिए, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता का विकास हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत लिखी गई वे कविताएं जिनमें नया भावबोध, नए मूल्य एवं नए शिल्प विधान को अपनाया गया, नई कविता के नाम से जानी गई। यानी कि एक छोटी सी परिभाषा अगर हम सरल रूप में देखें तो वो ये आती है कि स्वतंत्रता के उपरांत यानी कि बाद में लिखी हुई वे कविताएं जिनमें नया भावबोध आता है, नए मूल्य आते हैं, नए शिल्प विधान आता है, जिनको अपनाया गया, वो नई कविता के नाम से जानी गई। आलोचकों का एक वर्ग यह भी मानता है कि प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रयोगवाद का विकास हुआ, उसके साथ में ही नई कविता का भी विकास होता चला गया। वस्तुतः अधिकांश प्रयोगवादी कवि ही नए कवि के रूप में जाने गए, जिससे यह धारणा पुष्ट हुई कि प्रयोगवाद का ही अगला चरण नई कविता है। मोटे तौर पर 1953 ईस्वी के बाद की कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। तो यानी कि 1953 के बाद की जो कविताएं हैं उन कविताओं को कहा गया नई कविता। बालकृष्ण राव और गिरजा कुमार माथुर समस्त छायावादोत्तर काव्य को नई कविता के अंतर्गत मानते हैं। जो प्रमुख साहित्यकार हैं बालकृष्ण राव और गिरजा कुमार माथुर, उन्होंने कहा है कि छायावाद के बाद का काव्य सारा का सारा ही नई कविता के अंतर्गत आता है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप स्वीकार करते हैं। नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रयोगवाद से सर्वथा अलग मानते हैं। सर्वाधिक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि प्रयोगवाद के बिखराव को नई कविता में काट छांट कर एक सजा संवरा स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें व्यवस्था और संतुलन दोनों हैं। प्रयोगवाद में जहां अतिशय बौद्धिकता एवं प्रयोगशीलता थी, वहीं नई कविता में इसके अतिरिक्त से बचने का प्रयास किया गया। यानी कि प्रयोगवाद में बौद्धिकता और प्रयोगशीलता का ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया। प्रयोगवाद में जहां मतलब अत्यधिक बौद्धिकता और प्रयोगशीलता का प्रयोग किया गया था, वहीं नई कविता में इसके अतिरेक से बचने का प्रयास किया गया। यानी कि प्रयोगवाद में जिसका प्रयोग किया गया था, नई कविता में उसका प्रयोग कम से कम किया गया। तो ये हुआ बौद्धिकता और प्रयोगशीलता का कम से कम प्रयोग किया गया नई कविता में। उसमें रस का नितांत अभाव भी नहीं है। साथ ही प्रयोग वैचित्र्य के स्थान पर नवीन शिल्प को उसमें महत्व दिया गया है। नई कविता जीवन के हर पक्ष से जुड़ी हुई है। एक और उसमें आस्था के स्वर हैं तो दूसरी ओर अनास्था की अभिव्यक्ति भी है। जीवन के हर्ष, विषाद, राग, विराग, आसक्ति, अनासक्ति सबको वह अपने में समेटती दिखाई देती है। मुक्ति बोध ने नई कविता के इस विषय वैविध्य के बारे में लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्म चेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह हो गई गजानन माधव मुक्ति बोध की परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं इसको। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। आगे चलते हैं। देखिए, नई कविता जीवन के यथार्थ की ओर उन्मुख है। यानी कि जो है जैसा है उसने जीवन को उसी रूप में प्रस्तुत किया और मानव जीवन की समस्त विशेषताओं से संपृक्त है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। तो ये डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ये कहा है नई कविता के बारे में कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। फिर आ रहा है कि नई कविता में नवीन विषयों का समावेश तो विषय वस्तु के स्तर पर ही किया गया। जो विषय वस्तु ली गई उसी के आधार पर उसने नवीन विषयों को समावेश किया गया। साथ ही वे शिल्प के स्तर पर भी नवीनता लिए हुए है। कथन की नई भंगिमाओं, नए प्रतीकों, नए बिंबों का प्रयोग उसमें किया गया है। नई कविता ने छंद के बंधन को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए मुक्त छंद में अभिव्यक्ति की। उसमें अस्तित्ववाद की मान्यताएं भी हैं और भाषागत सहजता भी है। नई कविता ने मानव को उसके समूचे परिवेश में देखा। वह परंपरा का विरोध विद्रोह के स्तर पर नहीं करती। नए कवियों में परंपरा बोध है,
पर वह उसे विकसित करता हुआ नवीन जीवन मूल्यों से जोड़ता है। नए कवि ने यद्यपि परंपराओं को तोड़ा भी है, तथापि परंपरित होने के कारण विरोध ऐसा सिद्धांत नए कवियों का नहीं है। अब देखिए, नई कविता में जीवन को समग्रता से देखा गया, यानी कि जीवन के समग्र पक्षों को देखा गया, किसी भी पक्ष को अनदेखा नहीं किया गया, उसके एकांकी रूप को नहीं, केवल एक ही रूप को नहीं देखा गया। नई कविता किसी वाद या सिद्धांत के संकुचित घेरे में बंधी हुई नहीं है, जैसे कि प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी कविताएं थी। प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कविताएं एक संकुचित घेरे में बंधी हुई थी, जबकि नई कविता का जो दायरा है वो विस्तृत है। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। तो नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई है और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये देखिए, ये आपके पास में नई कविता की विशेषताएं आती जा रही है। नई कविता में जीवन को समग्रता से देखा गया, ठीक है। नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। कवि पहले विषय या अनुभूति को आत्मसात करता है और फिर उसे पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त कर देता है। युग बोध से सुसंस्कृत कवि का व्यक्तित्व अपनी अनुभूति में सबकी अनुभूति का समावेश कर लेता है, क्योंकि उसे लोक हृदय की पहचान होती है, इसलिए वह व्यक्ति की पीड़ा के माध्यम से समष्टि की पीड़ा को अभिव्यक्त कर पाता है। आगे की निम्न पंक्तियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। देखिए, चेहरे थे असंख्य, आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था, पर दो, केवल दो मेरे मन में कौंध गई, वही परिचित दो आंखें ही चीर माध्यम है, सब आंखों से, सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। तो ये आगे की है नई कविता की एक छोटी सी वानगी। नई कविता में क्षण के महत्व पर विशेष बल दिया गया। अब देखिए, ये दूसरा आ गया आपके पास में जो विशेषता है, नई कविता में क्षण के महत्व पर विशेष बल दिया गया। क्षण बोध के कारण नया कवि क्षणों में अनुभूत होने वाले जीवन के सुख दुख को, आशा निराशा को, राग विराग को अभिव्यक्त करता है। अनुभूति पूर्ण होने पर जीवन के सामान्य से दिखने वाले प्रसंग भी नए कवि की कलम का संस्पर्श पा करके नया अर्थ पा लेते हैं। क्षण की महत्ता को पहचान कर आगे कहते हैं, सत्य का सुर भी पूत स्पर्श हमें मिल जाए क्षणभर, एक क्षण उसके आलोक से संयुक्त हो विभोर हम हो सकें, और हम जीना नहीं चाहते। नई कविताएं आकार में भले ही छोटी हों, किंतु उनकी प्रभ विष्णुता बड़ी है, यानी कि प्रभाव बड़ा है। भले ही कुछ कवियों पर यह आरोप लगा हो कि वे विदेशी दर्शन यानी कि अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर काव्य रचना करते रहे हैं, किंतु यह सत्य है कि अधिकांश नए कवि अपनी धरती और अपने लोगों से जुड़े हैं। ग्रामीण एवं शहरी जीवन की अभिव्यक्ति उसमें है। ये कविताएं जीवन के विविध अनुभवों से उद्भूत हैं, किंतु पुरानी परंपरा के चश्मे से देखने वाले आलोचकों को उसमें न कवित्व दिखाई देता है और न ही कोई विचार। यह वस्तुतः उन आलोचकों का नई कविता और नए कवि के प्रति पूर्वाग्रही, एकांगी एवं अतिरेक भरा दृष्टिकोण है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि नई कविता में अनास्था, संत्रास, कुंठा, निराशा, मरण धर्मिता का स्वर विद्यमान है, किंतु नई कविता में समागत यह विषय भारतीय जनता की मन स्थिति से उद्भूत कवि की विविध संवेदनाएं हैं। इन्हें पश्चिम की नकल मानना उपयुक्त नहीं है। नई कविता ने जीवन मूल्यों की पुनर्परीक्षा की है। वह बने बनाए रास्ते पर नहीं चलती, अपितु अपने पथ का संधान स्वयं करती हैं। व्यंग्य के माध्यम से वह पुराने मूल्यों को अस्वीकृत कर उन्हें नया रूप भी प्रदान करती हैं। नई कविता में लोक संप्रकृति यथेष्ट मात्रा में है। प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध भी उसमें विद्यमान है। नए बिंबों, प्रतीकों एवं उपमानों का चयन वह लोक जीवन से करती है। हिंदी के नए कवियों में प्रमुख हैं, देखिए आपके पास में हिंदी के नए कवियों में प्रमुख हैं आज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुमार नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर, विजय देव नारायण शाही, रघुवीर सहाय, उमेश, नरेश मेहता, बालकृष्ण राव, कीर्ति चौधरी आदि। इन सब ने अपनी रचनाओं से नई कविता को पसंद को समृद्ध किया है। तो ये आ गए आपके पास में नई कविता की सामान्य प्रवृत्तियां, नई कविता का स्वरूप, इसकी विशेषताएं और इसके प्रमुख कवि। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।